हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल और स्लामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 2 दिसंबर 2024, दिन सोमवार, बांग्ला 16 आघन, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आलू रोके जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान तो बंगाल से आया यह जवाब। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पड़ोसी राज्य बंगाल से आलू की आवक रोके जाने के मामले में संज्ञान लिया और राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी को मामले में तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया है। इसके बाद झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने वेस्ट बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत से फोन पर बातचीत की। यह बातचीत सकारात्मक रही। झारखंड के व्यापारियों में दिख रहा आक्रोश बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा झारखंड में आलू की आवक रोकने के मामले में हाल ही में व्यापारियों में काफी रोष देखने को मिला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और चैम्बर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य की मुख्य सचिव को तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिया था। बंगाल के मुख्य सचिव ने मुद्दे के समाधान का दिया भरोसा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 30 नवंबर को मामले में राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी को मामले का समाधान जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। इसके बाद मुख्य सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत से फोन पर बात की और इस विवाद का शीघ्र समाधान निकालने के लिए कदम उठाने की बात कही। मनोज पंत ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही एक कमेटी का गठन कर इस आलू के मुद्दे का समाधान किया जाएगा। नामकुम में 100 फीट तक कूदने वाली दुर्लभ प्रजाति का रेस्क्यू झारखंड में पहली बार पाया गया। नामकुम स्थित RCH कार्यालय में दवा के कार्टून के अंदर से एक दुर्लभ तक्षक नाग को रेस्क्यू किया गया। यह सांप लगभग 3 फीट लंबा था और इसे रेस्क्यू करने का कार्य पिठोरिया निवासी स्नेक रेस्क्यूअर रमेश कुमार महतो ने किया। रमेश कुमार महतो ने बताया कि यह सांप एक दुर्लभ प्रजाति का है और झारखंड में पहली बार इसे रेस्क्यू किया गया है। यह सांप आमतौर पर पठारी क्षेत्रों में झाड़ियों और पेड़ों में पाया जाता है और यह अपने लचीले शरीर के कारण 100 फीट की ऊंचाई से कूद सकता है। यह जमीन पर बहुत कम आता है और अधिकतर पेड़ों पर ही रहता है। इस सांप का मुख्य आहार छिपकली और कीड़े मकोड़े होते हैं। इस प्रजाति का सांप अब विलुप्ति के कगार पर है और भारत में इसे रेयर कैटेगरी में रखा गया है। इस सांप के जेनेटिक के बारे में रिसर्च होगा, इसलिए इसे बिरसा जैविक उद्यान को सुपुर्द कर दिया जाएगा। JBYNL ने किया ऐसा काम कि पूरे झारखंड के लोगों को लगने वाला है जोर का झटका। झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने वाला है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड GBVNL ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए बिजली टैरिफ में 30% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। अगर यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो राज्य में घरेलू बिजली की दर प्रति यूनिट 2 रुपये बढ़ जाएगी। बिजली दर में कितना होगा इजाफा? अब तक झारखंड के शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 6 रुपये 85 पैसे रुपए की दर से बिजली मिलती है, लेकिन प्रस्तावित बढ़ोतरी के बाद यह 8 रुपये 85 पैसे रुपए प्रति यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जहां कुछ बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर कोई भार नहीं पड़ता, वहीं अन्य उपभोक्ताओं पर यह बोझ बढ़ जाएगा। कब तक होगा टैरिफ में बदलाव? JBVNL ने यह टैरिफ पिटीशन झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग JSERC के पास दाखिल कर दी है। अब इस पर आयोग विचार करेगा और इसके बाद जून 2025 तक टैरिफ में बदलाव की घोषणा की जा सकती है। देवीपुर 5 स्कूलों के सैकड़ों बच्चों के बीच बांटी गई पंक्चर साइकिल, बच्चे व अभिभावकों में आक्रोश। देवघर कल्याण विभाग की ओर से उन्नति का पहिया कार्यक्रम के तहत देवीपुर प्रखंड के 5 स्कूलों के सैकड़ों बच्चों को
विभाग की ओर से पंक्चर साइकिल वितरित की गई है। देवीपुर प्रखंड के बलथरवा विद्यालय में झुंडी, पहरीडीह, दरंगा, बलथरवा और भारतीडीह स्कूल के बच्चों को साइकिलें बांटी गई। घटिया साइकिल वितरण से स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों में काफी आक्रोश है। लगभग सभी साइकिलों में रिमपट्टी, भोलपीन व नट नहीं था। बिना हवा भरे साइकिल का वितरण किया गया। बच्चे साइकिल को चलाकर सीधे घर नहीं जा सके और किसी रिपेयर दुकान ले जाकर उसे दुरुस्त करवाया। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि साइकिल सप्लायर के द्वारा घटिया तरीके से साइकिल को कसा गया है। इस कारण किसी का रिम टेढ़ा है तो किसी में हवा ही नहीं थी। साइकिल वितरण के मौके पर प्रखंड उप प्रमुख मिथिलेश यादव, बीआरसी कर्मी सुनील सिंह, सीआरपी देवव्रत पांडेय, बलथरवा विद्यालय सचिव डॉक्टर शाहनवाज, झुंडी विद्यालय के प्रधानाध्यापक बंकेश दास, पहरीडीह विद्यालय के प्रधानाध्यापक कुमार अमित, रूपलाल किस्कू, विभा देवी के अलावे संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक आदि उपस्थित थे। शहीद परिवारों को न्याय दिलाने में विफल रही हेमंत सरकार। चंपाई सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने शनिवार को राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का अब तक विस्तार नहीं हो सका, जिससे यह साफ होता है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चंपाई ने इस मुद्दे पर अपने समर्थकों से रायशुमारी करने की बात कही और कहा कि अभी काफी काम बाकी है। साथ ही चंपाई सोरेन ने झारखंड के एक विशिष्ट परिवार से संबंध रखने वाले बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा की मौत के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मंगल मुंडा की चिकित्सा में जिस प्रकार की लापरवाही हुई वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। चंपाई ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार वीर सिदो कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या के बाद भी उनके परिवार को न्याय दिलवाने में विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि शहीद परिवारों के मामले में सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो गई है और इस पर जवाब देने के बजाय वह अपनी विफलताओं को छुपाने की कोशिश कर रही है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया एरिया कमांडर लंबू। चाईबासा पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में पीएलएफआई एरिया कमांडर लंबू मारा गया। टेबो थाना अंतर्गत तोमरोंग गांव के जंगल में मुठभेड़ में मारा गया है। जंगल में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। खबर अपडेट होगी। आलू निर्यात पर बंगाल सरकार की रोक ने व्यवसायियों की बढ़ाई चिंता। झारखंड सरकार से समाधान की मांग। जामताड़ा। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा झारखंड में आलू निर्यात पर रोक लगाए जाने के फैसले से राज्य भर के व्यवसायियों में चिंता की लहर दौड़ गई है। इस संदर्भ में जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने शनिवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। चैम्बर के जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि इस फैसले से झारखंड में आलू की उपलब्धता पर बुरा असर पड़ेगा। इससे न केवल महंगाई बढ़ेगी बल्कि आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस मौके पर चैम्बर के सदस्य मिंटू अग्रवाल ने झारखंड में औद्योगिक विकास और व्यवसायों की स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, संथाल परगना में 4 मंत्री होने के बावजूद इस क्षेत्र का अपेक्षित विकास नहीं हो सका है। व्यापार और उद्योग किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और इन दोनों क्षेत्रों में संथाल परगना पिछड़ा हुआ है। जिला उपाध्यक्ष गोपाल सिंघी ने कहा कि सरकार को औद्योगिक विकास के लिए एक ठोस रोड मैप तैयार करना चाहिए। प्रस्ताव बनते रहते हैं लेकिन धरातल पर कोई ठोस कार्य नहीं हो पाता, उन्होंने कहा। चैम्बर ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार राज्य में औद्योगिक विकास और व्यवसायियों के हित में प्रभावी कदम उठाएगी। इस अवसर पर गोपाल सिंघी, दिलीप जटिया, मिंटू अग्रवाल, सौरभ पोद्दार, हरसू मंडल, अजीत लच्छीराम का, विजय बर्नवाल और अन्य सदस्य उपस्थित थे। फेंगल चक्रवात ने बदला हवा का रुख। रांची समेत पूरे झारखंड में रहेगा मौसम कूल। जाने 4 दिसंबर तक मौसम अपडेट। दक्षिण भारत में आए चक्रवाती तूफान फेंगल का असर झारखंड के कई हिस्सों में महसूस किया जा रहा है। रविवार सुबह रांची समेत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में धुंध और हल्के बादल छाए रहे, जिससे ठंड में वृद्धि हुई। मौसम विभाग के अनुसार
अगले 3 दिनों तक रांची और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और ठंड में और बढ़ोतरी हो सकती है। तापमान में गिरावट। रांची का अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि फेंगल तूफान का प्रभाव 4 दिसंबर तक बना रह सकता है, जिसके कारण राज्य के कई जिलों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। झारखंड के इन इलाकों में होगी बारिश। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि तूफान के प्रभाव से हवा का रुख बदल गया है और दक्षिणी हवाओं के कारण राज्य में हल्के बादल छाए हुए हैं। इसके साथ ही पश्चिमी सिंहभूम के कुछ हिस्सों में बारिश भी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं रांची, खूंटी, सिमडेगा और चाईबासा जैसे जिलों में भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। 4 दिसंबर तक फेंगल का असर जारी रहेगा, जिससे तापमान में कुछ गिरावट और रात के तापमान में वृद्धि हो सकती है। तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट। रांची चेन्नई विमान रही रद्द। फेंगल तूफान के कारण पिछले दिन को चेन्नई रांची विमान सेवा भी रद्द कर दी गई, क्योंकि चेन्नई एयरपोर्ट पर भारी बारिश हो रही थी। तमिलनाडु में फेंगल तूफान का असर सबसे ज्यादा है। बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि रविवार सुबह तक यह स्थिति जारी रह सकती है। आने वाले दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। देवघर, धनबाद, गिरिडीह जैसे जिलों में अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि रांची और उसके आसपास के क्षेत्रों में यह 25 डिग्री तक रह सकता है। झारखंड के इस बालिका गृह में नाबालिग बच्चियों के साथ हो रहा था गंदा काम। दूसरे सेंटर शिफ्ट की गईं 28 लड़कियां। बालिका गृह में जहां विभिन्न मामलों में रेस्क्यू की गई लड़कियों को सुरक्षा के लिहाज से रखा जाता है, उन्हें मोटिवेट करके समाज की मुख्य धारा में फिर से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। वहीं नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण जैसा घिनौना मामला सामने आया है। शिकायत के बाद मामले की जांच की गई और शिकायत सही पाए जाने के बाद आनन फानन में बालिका गृह को सील करते हुए वहां रह रही 28 बच्चियों को दूसरे सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। मामला पलामू के मेदिनीनगर में समाज कल्याण विभाग के बालिका गृह का है, जहां शिकायत के बाद मेदिनीनगर सदर की एसडीएम सुलोचना मीणा, प्रशिक्षु डीएसपी राजीव रंजन, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान व सदर अंचल के सीओ अमरदीप कुमार बल्होत्रा के साथ बालिका गृह पहुंचे और पूरे मामले की जांच की तो सही पाया गया। फिलहाल बालिका गृह की 28 बालिकाओं को सखी वन स्टॉप सेंटर में शिफ्ट किया गया है। वहीं मामले की गहनता से जांच की जा रही है। शिकायत के बाद जांच में सही पाया गया मामला, बालिका गृह सील। इस संबंध में शिकायतकर्ता मानवाधिकार संगठन नामक सामाजिक संस्था के महिला विंग की पलामू जिला सचिव चंचला देवी ने बताया कि बालिका गृह का संचालन करने वाला व्यक्ति ही वहां रहने वाली नाबालिग लड़कियों के साथ गलत करता आ रहा था। वहीं सदर एसडीएम सुलोचना मीणा ने बताया कि मेदिनीनगर की बालिका गृह में बच्चियों से अमर्यादित व्यवहार की सूचना मिली थी। इसी मामले में कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित बालिकाओं के बयान पर एफआईआर अभी बालिका गृह को सील कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रशिक्षु डीएसपी राजीव रंजन ने बताया कि बालिका गृह की बच्चियों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। पीड़ित बालिकाओं के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गैर सरकारी संस्था चलाती है बालिका गृह। शहर के सुदना पश्चिमी मोहल्ले के पंचवटी नगर में गैर सरकारी संस्था विकास इंटरनेशनल बालिका गृह का संचालन करता था। बालिकाओं के साथ अभद्र व्यवहार एवं छेड़छाड़ किए जाने का आरोप संस्था के अध्यक्ष राम प्रताप गुप्ता व अन्य पर लगा है। टीम के पहुंचते ही लिपटकर रोने लगीं बच्चियां, बाहर निकालने की लगाई गुहार। शिकायतकर्ता चंचला देवी ने बताया कि बालिका गृह का संचालन करने वाले व्यक्ति ने ही वहां रहने वाली नाबालिग लड़कियों के साथ गलत करता आ रहा था। वो लोग बालिका गृह में बच्चियों से मिलने गई थीं। बालिका गृह में रह रही 2 बच्चियां उन लोगों से लिपटकर रोने लगीं और आप बीती सुनाई। साथ ही बालिका गृह से निकालने की प्रार्थना करने लगीं। नाबालिग बच्चियों ने बताया कि बालिका गृह के संचालक राम प्रसाद गुप्ता
उन्हें घर पर बुलाकर घरेलू काम करवाते हैं। इस क्रम में उनके साथ छेड़छाड़ भी की जाती है। एक नाबालिग ने राम प्रसाद गुप्ता के खिलाफ यौन शोषण करने की भी शिकायत की है। मनरेगा घोटाले में बर्खास्त जेई राम विनोद सिन्हा को 5 साल की सजा, 88 लाख की अवैध निकासी का है मामला। झारखंड के खूंटी जिले में हुए मनरेगा घोटाला मामले में अदालत ने कनीय अभियंता राम विनोद प्रसाद सिन्हा को 5 साल की सजा सुनाई है। अपर न्यायायुक्त प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया। साथ ही उन पर 7 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं चुकाने पर अतिरिक्त 8 माह की सजा काटनी होगी। राम विनोद प्रसाद सिन्हा, जो पहले ही बर्खास्त हो चुके थे, तब ग्रामीण विकास विभाग के विशेष प्रमंडल में कनीय अभियंता के रूप में कार्यरत थे। क्या है आरोप? मनरेगा घोटाले में राम विनोद पर आरोप था कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार कर 248 योजनाओं के लिए आवंटित करोड़ों रुपए की राशि गबन की। अदालत ने 12 योजनाओं के तहत 88 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में उनका आपराधिक षड्यंत्र उजागर हुआ था, जिसमें सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया था। दर्ज हुए थे 14 मामले। 2010 में इस घोटाले को लेकर खूंटी जिले में 14 केस दर्ज किए गए थे। बाद में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा जोड़ने पर इस मामले की जांच एसीबी ने अपने हाथ में ली। इस मामले में राम विनोद के खिलाफ जांच अधिकारी ने 2011 में चार्जशीट दाखिल की थी। आय से अधिक संपत्ति का भी मामला। राम विनोद प्रसाद सिन्हा और उनके परिवार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप है। उनकी पत्नी शीला, बेटी पूजा सिन्हा और बेटे राहुल सिन्हा के खिलाफ भी जांच चल रही है। एसीबी की जांच में इन पर 679% अधिक संपत्ति का आरोप लगा है। इस मामले में अब तक राम विनोद को 3 मामलों में सजा हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी से जुड़े कई अन्य मामले भी चल रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में सुप्रीम कोर्ट से मिली है जमानत। राम विनोद सिन्हा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी ठहराया गया था और ईडी ने 2020 में उन्हें कोलकाता से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। हालांकि वह सुप्रीम कोर्ट से जमानत प्राप्त करने में सफल रहे, लेकिन अन्य मामलों में आरोपी होने के कारण वे अभी भी जेल में हैं। चुनाव के बाद राज्य में मंदिरों पर हमले बढ़े। बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही सरकार। निशिकांत दुबे। गोड्डा। झारखंड के संताल क्षेत्र में मधुपुर विधानसभा में मंदिर पर हुए हमले के बाद राजनीति गर्मा गई है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। शनिवार को दुबे ने हमले वाले क्षेत्रों का दौरा किया और राज्य सरकार, खासकर हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झामुमो सरकार पर निशाना साधा। दुबे ने कहा, हम झारखंड में एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, लागू कराएंगे और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बोरे में बंद करके बाहर करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा नहीं मानती, बल्कि यह एक सतत संघर्ष है जिसे वे लगातार उठाते रहेंगे। दुबे ने आरोप लगाया कि आदिवासी समुदाय की आबादी में गिरावट आई है, जो 45% से घटकर अब 28% रह गई है, जबकि मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या 9% से बढ़कर 24% हो गई है और यह सब बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण हुआ है। हेमंत सरकार पर हमला करते हुए दुबे ने कहा कि चुनाव समाप्त होने के बाद राज्य में मंदिरों पर हमले बढ़ गए हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हम इन घटनाओं से डरने वाले नहीं हैं। जब तक बीजेपी कार्यकर्ता जीवित हैं, हम हिंदू हितों की रक्षा करते रहेंगे, दुबे ने कहा। मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस पर भी निशाना साधते हुए दुबे ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शुरुआती समय में कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन उनके आने के बाद आनन फानन में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 70 साल के बुजुर्ग अब इलाज का टेंशन जाएं भूल। इस एक कार्ड से 5 लाख की मेडिकल सुविधा फुल। झारखंड में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान व वंदना कार्ड बनाने की शुरुआत हो गई है। इस योजना का लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को मिलेगा। इसके तहत झारखंड में 3,84,518 परिवारों के 5,66,246 बुजुर्ग नागरिकों को आयुष्मान व वंदना कार्ड
जारी किया जाएगा। इस कार्ड के तहत बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें उपचार को लेकर कोई वित्तीय चिंता नहीं रहेगी। 6.25 करोड़ बुजुर्गों को मिलेगा लाभ। इस योजना के तहत देश भर में कुल 6,28,586 वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा, जबकि झारखंड में 8,64,437 परिवारों में 11,54,024 बुजुर्ग नागरिकों के लिए कार्ड बनाए जाएंगे। इन परिवारों में से 4,79,919 परिवारों के लाभार्थियों के लिए पहले से आयुष्मान योजना के कार्ड जारी किए जा चुके हैं। झारखंड में बनना शुरू हुआ कार्ड, जानें क्या है प्रक्रिया। व वंदना कार्ड बनाने के लिए बुजुर्गों को केवल आधार कार्ड की जरूरत है। उन्हें अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या प्रज्ञा केंद्र पर जाकर कार्ड बनाने की सुविधा उपलब्ध है। 70 साल और उससे अधिक आयु वाले बुजुर्ग ऑनलाइन भी अपना कार्ड बनवा सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी विकल्प। जो बुजुर्ग केंद्र या राज्य सरकार से रिटायर हुए हैं और पहले से किसी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें वय वंदना कार्ड और वर्तमान स्वास्थ्य योजना में से एक विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। इन बीमारियों में मिलेगी सुविधा। वय वंदना कार्ड से जुड़े बुजुर्गों को अनेक प्रमुख चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी, जैसे कि कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, कूल्हे और घुटने की सर्जरी, पित्ताशय की सर्जरी, मोतियाबिंद ऑपरेशन, प्रोस्टेट सर्जरी, स्ट्रोक, हर्निया, हेमोडायलिसिस और कार्डियक पेसमेकर जैसी जटिल चिकित्सा प्रक्रियाएं। झारखंड में निबंधित अस्पताल। इस योजना के तहत झारखंड में 566 सरकारी और सार्वजनिक अस्पताल तथा 240 निजी अस्पताल निबंधित हैं, जहां वरिष्ठ नागरिक इलाज करा सकते हैं। झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक अब्बू इमरान ने कहा कि इस योजना के लागू होने से बुजुर्गों के इलाज के लिए परिवारों को आर्थिक चिंता से राहत मिलेगी। पहले जहां वरिष्ठ नागरिकों के उपचार पर लाखों रुपए खर्च होते थे, अब उन्हें 5 लाख रुपए का अलग से स्वास्थ्य कवर मिलेगा। झारखंड में आ गई मंत्रिमंडल विस्तार की डेट। मुख्यमंत्री हेमंत से मंत्रणा कर दिल्ली लौटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलेश। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार जल्द ही होने वाला है। 28 नवंबर को शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री सोरेन ने संकेत दिए थे कि मंत्रिमंडल विस्तार का काम जल्द पूरा किया जाएगा। अब उम्मीद जताई जा रही है कि 9 दिसंबर से पहले मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। मंत्रियों का फार्मूला फीट। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की सरकार का विस्तार करने के लिए कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल राजद के बीच विचार विमर्श चल रहा है। बताया जा रहा है कि जेएमएम ने पहले ही अपनी पार्टी के 6 मंत्री पदों के नाम तय कर लिए हैं, जबकि कांग्रेस और राजद को अभी अपने मंत्रियों के चयन पर विचार करना है। कांग्रेस ने राज्य विधानसभा चुनाव में 16 सीटों पर जीत हासिल की है और पार्टी को कुल 4 मंत्री पद मिलने की संभावना है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम से की मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलेश महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की। इसके बाद वे दिल्ली रवाना हो गए हैं, जहां वे केंद्रीय नेतृत्व से मंत्रियों के चयन पर विचार करेंगे। बताया जा रहा है कि जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व से मंत्रियों के नाम तय हो जाएंगे, कमलेश महतो वापस लौटेंगे और मंत्रिपरिषद की घोषणा की जाएगी। कांग्रेस में मंत्रियों के नामों को लेकर मंथन जारी है। पार्टी को यह निर्णय लेना है कि किसे मंत्री बनाया जाए और किसे छोड़ दिया जाए। इस पर विचार करते हुए कांग्रेस को क्षेत्रीय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखना पड़ रहा है। केंद्रीय नेतृत्व के पास ही मंत्रियों और कांग्रेस विधायक दल सीएलपी के नेता के चयन का अधिकार है। माले ने क्लियर किया कांग्रेस का रास्ता। इस बार सीपीआई एमएल यानी माले ने भी 2 सीटें जीती हैं, लेकिन उन्होंने साफ किया है कि वे सरकार में शामिल नहीं होंगे, बल्कि हेमंत सोरेन की सरकार को समर्थन देंगे। इस स्थिति में कांग्रेस को 4, राजद को 1 और जेएमएम को 7 मंत्री पद मिलने की संभावना है। विशेष सत्र से पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र
9 दिसंबर से शुरू होगा और उम्मीद की जा रही है कि इस सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार पूरा कर लिया जाएगा। इस विशेष सत्र के दौरान सरकार विश्वास मत हासिल करेगी, जो कि राज्य सरकार की स्थिरता के लिए जरूरी होगा। होटल में प्रेमी के साथ पकड़ी गई शादीशुदा महिला 3 दिनों से घर से गायब। देवघर। झारखंड के देवघर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां घर से पिछले 3 दिनों से गायब एक शादीशुदा महिला होटल में अपने प्रेमी के साथ पकड़ी गई है। इसके बाद महिला और उसके पति पक्ष के लोग थाना पहुंच गए, जहां जमकर बवाल हुआ। पति ने अब जहां उस महिला यानी अपनी पत्नी को रखने से साफ इनकार कर दिया है, वहीं दूसरी ओर महिला भी अपने पति के साथ ही रहने की जिद पर अड़ी है। क्या है पूरा मामला? प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। महिला पिछले 3 दिनों से देवघर स्थित एक मोहल्ले में स्थित अपने घर से गायब थी। उसके पति ने बताया कि शादी के बाद पहले 2 महीने तक पत्नी घर पर अच्छे से रही, लेकिन बाद में वह अक्सर मायके जाने और घूमने जाने का बहाना बनाकर घर से बाहर रहने लगी। इधर 3 दिन पहले जब पति काम पर गया तो महिला ने अपने प्रेमी को घर में बुला लिया और फिर दोनों फरार हो गए। इस संबंध में पति ने नगर थाना में आवेदन देकर मामले की जांच की मांग की थी। पुलिस ने महिला के मोबाइल के लोकेशन के आधार पर होटल में छापेमारी की और उसे प्रेमी के साथ पकड़ लिया। मायके वाले ने लगाए गंभीर आरोप। इधर महिला के मायके वालों ने इस मामले को और जटिल तब बना दिया जब उन लोगों ने पति और ससुराल वालों पर बेटी की हत्या करने की साजिश का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है